अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ट्रंप के आने के बाद ऐसा लगता है कि यार पूरी दुनिया की सूरत हाल बदल गई है और अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, खासकर इमिग्रेंट्स के लिए और मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए। तो ट्रंप 2.0 के बाद यहाँ यूएसए के अंदर इमिग्रेंट्स की क्या सूरत हाल है, उनकी सिचुएशन किस तरीके से तब्दील हुई है, उनके लिए क्या परेशानियां बढ़ गई हैं, इस वीडियो के अंदर कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन और कुछ जो यहाँ की रिसेंट न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो का टॉपिक है लाइफ ऑफ इमिग्रेंट्स इन यूएसए आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप 2.0, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म स्टार्ट होने के बाद जो यहाँ के इमिग्रेंट्स हैं, जो अमेरिका के अंदर लोग रहते हैं, जो यहाँ के बॉर्न नहीं हैं, चाहे वो सिटीजन्स भी हो गए हैं, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ सिटीजन हुए हैं, या जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असरात पड़े, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे चेंज हुई हैं और उनके लिए परेशानियाँ जो बढ़ गई हैं, उसके हवाले से कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, ऑब्जर्व की हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी सेकेंड टर्म स्टार्ट की वो पिछले साल जनवरी 2025 के अंदर स्टार्ट की और अभी हम लोग मार्च 2026 के महीने के अंदर हैं, तो तकरीबन 14 महीने का टाइम गुजर चुका है। तो इस 14 महीनों के अंदर जो कुछ हुआ है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने दुनिया के अंदर और खासकर जो अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेंट्स रहते हैं उन्होंने इस हवाले से इतना कुछ सोचा होगा। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने पहली टर्म के अंदर भी की थी, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बैन लगाया था, लेकिन इस टर्म के अंदर तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अजीब सी हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोकथाम बहुत शदीद लेवल के ऊपर शुरू हो गया है और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज की इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं और खासकर जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर आप कह सकते हैं कि यार टेंशन कुछ ज़्यादा हो गई है। खासकर जो आइस का रोल है, जो आइस के इख्तियारात के अंदर जो इजाफा हुआ है और जिस तरीके से आइस बिहेव कर रही है, जिस तरीके से आइस ने लोगों के ऊपर क्रैक डाउन किया है, और आई थिंक कम से कम 2 लोगों की अमवात भी हो गई हैं, 2 लोगों को मार भी दिया गया आइस की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी ज़्यादा सैड है और आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ऐसा सोचा होगा। आइस की कस्टडी या डिटेंशन के अंदर जो अमवात का सिलसिला है वो कंटिन्यूसली जारी है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इस दफ़ा अभी 2 महीनों के अंदर ही अच्छी खासी अमवात हो चुकी हैं। ये reuters.com वेबसाइट के ऊपर एक न्यूज़ या आर्टिकल मौजूद है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि ये मार्च 9 की रिपोर्ट है और मार्च 9 तक लिखा हुआ है कि तकरीबन एटलीस्ट 11 इमिग्रेंट्स की अमवात हो चुकी हैं आइस की कस्टडी में, यानी इस साल जनवरी 26 से लेकर 9 मार्च तक। इसी तरह से अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर भी ये आर्टिकल आप देख लें जिसमें इन अमवात का जिक्र है और डिटेंशन के अंदर अमवात के मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। इन आर्टिकल्स और न्यूज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। आइस की रेट शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आइस के जो इख्तियारात हैं शायद उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं जो किसी ना किसी वजह से डाउट्स के अंदर आ जाते हैं या उनके ऊपर किसी को कोई शक होता है या ज़रा सा भी कोई बात होती है तो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा सकता है। इस तरह के इंस्टांसेस हमें पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। अच्छा खैर, अगर हम बात करें यहाँ अमेरिका के अंदर, ऐसा लगता है कि जो इस्लामोफोबिया है, ओवरऑल जो क्रिटिसिज्म है, ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ और उसमें खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम वर्ल्ड के बैकग्राउंड के जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके टूवर्ड्स शायद ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं और उनके टूवर्ड जो एक बिहेवियर है, जो एक रेसिज्म आप कह सकते हैं किसी हद तक, और ओवरऑल जो इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन में आता है उस चीज़ के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आता है या ऐसा लगता है कि वो इजाफा हो रहा है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ, एक एयरलाइन है यहाँ पे, डोमेस्टिक एयरलाइन है साउथ वेस्ट एयरलाइन, उसकी एक फ्लाइट नेशविल एक सिटी है, नेशविल से एक दूसरे शहर जा रही थी, लेकिन उस फ्लाइट को रीराउट करके कहीं और लैंड करवा दिया गया। ऑब्वियसली जो उसकी डेस्टिनेशन थी वहां तो वो फ्लाइट नहीं गई, बल्कि किसी और जगह इमरजेंसी में उसको लैंड करवाना पड़ा। एटलांटा के अंदर उसको लैंड करवाया गया और उसकी जो वजह थी वो सिक्योरिटी कंसर्न था, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको वहां पे लैंड करवाया गया। अच्छा, वो सिक्योरिटी रीजंस क्या थे? सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई कि उस फ्लाइट के अंदर एक मुस्लिम पैसेंजर था और उसके मोबाइल के ऊपर प्रेयर अलार्म लगा हुआ था। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एप्स होती हैं जिसके अंदर प्रेयर अलार्म्स आप कह सकते हैं, या जब नमाज का टाइम होता है तो उसके ऊपर वो बीप करता है या फिर वो अजान की आवाज आती है, तो उस तरीके से कोई अलार्म कोई सेट कर सकता है। जो जिसको बेहतर लगता है उस तरीके से वो अपने अलार्म को सेट कर लेता है। तो आई थिंक शायद उसके मोबाइल के ऊपर उस ऐप के थ्रू प्रेयर अलार्म लगा हुआ था और जब नमाज का टाइम हुआ होगा तो वो अलार्म बजा और जब वो अलार्म बजा तो वो शायद कंटिन्यूसली बजता रहा
और उसके बाद वो हो सकता है कि उस पैसेंजर ने भी उसको कैजुअली लिया हो और वो साथ में अपनी भी कोई दुआएं पढ़ना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि कोई मसला होने वाला है, तो लोगों ने इस तरीके से शायद हो सकता है कि शोर शराबा मचाया हो। तो एक तरह से एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी, एक पैनिक क्रिएट हो गया होगा फ्लाइट के अंदर। तो शोर शराबे की वजह से उनको लगा कि यार कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है और कोई मसला हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फ्लाइट को रीराउट करके अटलांटा उतार लिया गया। उसके बाद फिर पुलिस ने ऑब्वियसली वहां पे रेड किया, पुलिस वहां पे आई और सबको हेड्स डाउन करके उस पैसेंजर को वहां से निकाला और अरेस्ट करके ले गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस किस तरह की सिचुएशन हो रही है। तो ऐसा लगता है कि जो इस्लामोफोबिया का जो एलिमेंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अब इसके अंदर दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से भी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा चीजों को अनाउंस कर रहे हैं, तो उनके लेवल के ऊपर भी बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, खासकर आजकल की दुनिया के अंदर, आजकल के दौर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, जब इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है यूएसए के अंदर और खासकर एक मखसूस कम्युनिटी की तरफ अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, तो आपको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। उस एस्पेक्ट से भी कुछ कमी बेशी हो सकती है और इस तरह के कुछ इंस्टांसेस देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पे भी डेफिनेटली एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल के ऊपर ओवर रिएक्ट करना और इस तरीके से चीजों को एग्जैजरेट करके, मतलब एक फ्लाइट आपने रीराउट करके किसी और जगह जो है उसको उतार लिया और बंदे को आपने अरेस्ट करवा दिया, बाद में उसके ऊपर कोई चार्जेस भी साबित नहीं हुए। अच्छा, ये जो न्यूज है ये मैं नीचे डाल दूंगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की। अगर कोई इंटरेस्टेड और उसको डिटेल में पढ़ना चाहता है तो आप लिंक के थ्रू इसको एक्सेस करके भी इस न्यूज को पढ़ सकते हैं और उसके हवाले से फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अभी एक और इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, यहाँ पे मियामी एक सिटी है फ्लोरिडा के अंदर, उसका एक्स मेयर था, उसके ऊपर अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केस फाइल किया है उसकी डीनेचुरलाइजेशन के लिए। डीनेचुरलाइजेशन का मतलब है जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं वो सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। जो यूएसए का सिटीजनशिप प्रोसेस है उसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं। तो उसने नेचुरलाइजेशन के थ्रू बहुत साल पहले यहाँ यूएसए की सिटीजनशिप हासिल की थी और उसके बाद उसने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, इलेक्शन भी लड़ा और वो मियामी का मेयर भी रहा कुछ सालों पहले और कुछ साल तक उसने एज अ मेयर सर्व भी किया। आई थिंक बाद में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कुछ चीजें मिली और कुछ चीजें उनको पता चली कि जब उसने अपना नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस किया था तो उसने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स क्लेम किए थे या अपनी इंफॉर्मेशन कुछ हाइड की थी या कुछ चीजों के हवाले से उसने झूठ बोला था। इस तरह की चीजों को बेस बनाते हुए उन्होंने उसके अगेंस्ट में डीनेचुरलाइजेशन का केस फाइल कर दिया है। अब आई डोंट नो कि उसके अंदर कितनी हकीकत है और वाकई में हकीकत है या नहीं है। ऑब्वियसली अगर हकीकत होगी तो फिर इस तरह की प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो केसेस हैं, उनके अंदर इजाफा होता जा रहा है। यूएससीआईएस की तरफ से भी क्रैकडाउन आप कह सकते हैं, थॉरो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं या थॉरो केसेस को देखा जा रहा है और पुराने केसेस को भी देखा जा रहा है कि जिनके ऑलरेडी नेचुरलाइजेशन हो चुकी है, जिनके पास ऑलरेडी सिटीजनशिप है, उनके केसेस को भी किसी ना किसी वजह से रिव्यू किया जा सकता है। तो ये सारे केसेस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले भी इस तरह की सिचुएशंस हो सकती थी, लेकिन अभी पिछले एक साल के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इन चीजों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन चीजों के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इमिग्रेशन को कट किया जाए और इमिग्रेशन के ऊपर सख्ती की जाए। तो जिसकी वजह से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो इन चीजों के हवाले से बहुत सख्त रवैया रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो इमिग्रेंट्स हैं और खासकर जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं जो अभी सिटीजन नहीं हुए, ऐसा लगता है कि उनके लिए परेशानी ज्यादा है या उनके लिए परेशानी बढ़ती हुई नजर आती है। बट ऑब्वियसली अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं, अगर किसी के साथ कोई मसला नहीं है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सही है, अगर उसके पास इमिग्रेशन के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन सही है, अगर वो इवन वो ग्रीन कार्ड होल्डर भी है, अगर वो सारी चीजें कानून के दायरे में रहते हुए करता रहा है, उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कभी किसी चीज के हवाले से कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कभी कोई गलत काम नहीं किया और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई मसला होना चाहिए। ऑब्वियसली जो लोग सिटीजन हैं उनके लिए तो डेफिनेटली मसला नहीं होना चाहिए अनलेस के अनटिल किसी ने गलत तरीके से सिटीजनशिप हासिल की है और बाद में यूएससीआईएस को या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कोई चीज मिलती है या उनको कोई टिप मिलती है या कोई हिंट मिलता है, उस पर पता चलता है कि इसने गलत तरीके से जो है वो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप हासिल की थी, अनलेस के अनटिल कोई और गवर्नमेंट का उसमें बायसनेस ना, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह की
सिचुएशन भी हो सकती है कि गवर्नमेंट कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई फैसला ले रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट आजकल कुछ भी हो सकता है और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। नेशनल इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात कर दी और कोई ऐसी बात कर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के उसके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थी, उसको समझा गया। लेकिन जहां तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एज अ अमेरिकन सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन को ये सारे राइट्स देता है। ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे राइट्स अमेरिकन सिटीजन को फर्स्ट अमेंडमेंट्स के थ्रू मिले। तो फर्स्ट अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या राइट मिले वो भी मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप यूएस सिटीजन हैं, आपको इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि वक्त आने पर अगर आपको जरूरत पड़े तो ये आपके काम आ सके और आप इनका सहारा ले सको और अपने राइट्स को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सको और किसी भी तरह की नाइंसाफी से बच सको। बाकी ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो किसी भी नाम के ऊपर कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे कोई चीज कर सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन होती है। ओके भाई, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।